हमने कल हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में जिक्र कर लिया था। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम और द्वितीय हमारा हो चुका था। तो आज हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग सब पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। हम पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। मेन हेडिंग डालिए आंग्ल मैसूर युद्ध का तृतीय युद्ध। ठीक है। 1792। कारण लिखो आप इसमें। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षा। ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण लिखो, टीपू सुल्तान के कार्य। टीपू सुल्तान के कार्य जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, सैनिक, आर्थिक, आधुनिक विचार, ये सारे कार्य, उसके कार्यों से ही अंग्रेज ज्यादा चिंतित थे। ये खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, इसको समय रहते रोकना जरूरी है। ठीक है। तीसरा लिखो आप, टीपू के कार्यों से अंग्रेज ज्यादा चिंतित थे कि यदि इस तरह से आधुनिक विचारों के प्रभाव में रहा तो भारत में हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो आप, फ्रांसीसी क्रांति एवं फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांसीसी क्रांति एवं फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता। यानी फ्रांस डिस्टर्ब है तो ये सही मौका है, क्योंकि फ्रांस से भी इसको मदद नहीं मिल पाएगी। ठीक है। क्यों युद्ध हुआ, तो परिस्थितियों का भी इसमें रोल है। एक और पॉइंट लिखो, निजाम एवं मराठों के साथ अंग्रेजों का गठबंधन। निजाम एवं मराठों के साथ अंग्रेजों का गठबंधन। अब ठीक युद्ध के पहले अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ भी एक गठबंधन बना लिया। तो भाई टीपू को पराजित करने के बाद उसका जो भूभाग लेंगे उसमें हम तीनों मिलकर बंटवारा करेंगे। तो अंग्रेजों की इससे भी महत्वाकांक्षा है कि भाई ये हमारे साथ हैं। और अंग्रेजों को अनुभव हो चुका था कि किसी भी कीमत पर उसको निकलने नहीं देना है, तो शुरू से अंत तक वो साथ रखने में कामयाब भी हो जाएंगे। एक हमने आइडिया दिया कि देखो ये मैं बस समझा रहा हूँ आपको, देखो ये परिस्थितियां हैं, ये कारण है। ऐसे कभी भी कोई सवाल कारण वगैरह पे होगा इन फ्यूचर में, तो बंगाल पे ही होगा। इन सब पे सवाल जीएस में बहुत रेयर है कि पूछे जाएंगे। लेकिन तीसरा युद्ध निर्णायक है। तो जो निर्णायक होता है, थोड़े विश्लेषण, थोड़े इंफॉर्मेशन उस पर अधिक होने चाहिए। पहला दूसरा नॉर्मल था, चौथा भी नॉर्मल है। ठीक है। तो इससे एक पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि जहां बदलाव हो वहां आप भी समय दे के थोड़ा पढ़िए उसको। गॉट इट? बात समझ में आ रही है सभी को? जैसे हमें थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है यूपीएससी में, थोड़ा फैलना भी वहां है जहां लगे कि हमें चेंज करना है। अदरवाइज नॉर्मल पैटर्न है तो बस सामान्य जानकारी रख के आगे बढ़ जाना है। तो ये कारण हो गया। अब परिणाम लिखें। लिखो, युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय। युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय, कौमा, लिखो आधा भूभाग ब्रिटिश गठबंधन को देना पड़ा। आधा भूभाग ब्रिटिश गठबंधन को देना पड़ा। ब्रिटिश गठबंधन को देना पड़ा तथा दो पुत्रों को बंधक के रूप में भी अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा।
दो पुत्रों को टीपू को दो पुत्रों को, अपने दो बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा। और एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। 3 करोड़ 30 लाख रुपए देने पड़े थे। ठीक है। तो टीपू सुल्तान की हार हो गई, और टीपू सुल्तान को आधा क्षेत्र देना पड़ा अंग्रेजों के गठबंधन को। टीपू को दो पुत्रों को बंधक के तौर पर छोड़ना पड़ा, और एक बड़ी राशि जो है 3 करोड़ रुपए की, एक सुरक्षा की गारंटी थी, और पैसे भी टीपू को देने पड़े। ब्रैकेट में लिख लो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। ठीक है। तो फैक्चुअली जानकारी थोड़ा आप रख लीजिए इस पे। जब टीपू को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया कि पूरी तरह से टीपू को पराजित कर दिया, पूरे मैसूर पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने पराजित करने के बाद बातचीत हुई, आधा भूभाग लेकर के टीपू को छोड़ दिया। ठीक है। तो क्या आप में से कोई आंसर देना चाहेगा कि अंग्रेजों ने पूरे भूभाग पर नियंत्रण क्यों नहीं किया, पूरी तरह से टीपू को समाप्त क्यों नहीं किया? कमेंट करिए आप, एक एक करके आप सब लोग कमेंट करिए। देखो, किसी ने आंसर दिया कि निजाम और मराठे में विरोध की भावना पैदा होती कि पूरा कब्जा कर लेना। को निजाम और मराठे दोनों टीपू का क्षेत्र चाहते थे, सतर्क हो जाते, लेकिन वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। यानी कि निजाम और मराठे टीपू की अंग्रेजों की नीतियों से सतर्क हो सकते थे। किसी ने बताया कि पब्लिक विरोध कर सकती थी। ठीक है। और ठीक है, टीपू की सेना भी टीपू के प्रति लॉयल थी, तो सैनिक प्रतिरोध आगे भी चल सकता था कि जो है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। युद्ध लंबा खिंच सकता था। ठीक ठीक। पूरा यदि कब्जा करते तो निजाम और मराठों को ज्यादा शेयर देना पड़ता। ये दीवान से हैं, आधा कब्जा किए हैं, तो निजाम और मराठों को भी अभी कम शेयर देने पड़ रहे हैं। देखो, मित्रों को मजबूत बनाना बुद्धिमानी तो थी नहीं यहाँ पे अंग्रेजों के लिए। आ रही है बात समझ में? तो भाई आप बांटोगे तो ज्यादा बांटोगे, कि उसको ऑफर कर रखा है बंटवारा करेंगे हम मिल करके। फिर एक बात हमने बताई थी, आपको याद होगा, कि वो वैसे भी ग्रेजुअली कंट्रोल परिस्थितियों को समझ कर करते थे। एकाएक किसी क्षेत्र पर नियंत्रण कर ले तो वहां की परिस्थितियों पर भी समझ बनानी होती थी, पब्लिक का विरोध, शासन का विरोध, जैसा कि ओपिनियन आप लोगों ने दिया, तो ग्रेजुअली चलते थे। जैसे बंगाल में भी पलासी के बाद वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर बक्सर, फिर जाकर के फाइनली भी लेके अवध को निर्भर बनाए रखा 1856 तक। ठीक है। प्लस जब सीधे जिम्मेवारी लेंगे आप, तो सीधे आप पब्लिक से आमने सामने या शासकों से आमने सामने हो जाएंगे, तो थोड़ा संभल कर लेते तो है ही वो जिम्मेवारी आगे चलकर। ठीक है। तो ये इसका रीजन था कि अंग्रेजों ने डायरेक्ट पूरी तरह से मैसूर को नहीं जीता। इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर था, और कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था। कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर लिया। लिख लीजिए आप जरा इस स्टेटमेंट को। लिखें, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया।
इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। और ये स्टेटमेंट है कॉर्नवालिस का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 1786 से 93 तक भारत में गवर्नर था। ठीक है, कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है। कॉर्नवालिस 86 से 93 तक भारत में गवर्नर था। अब ये स्टेटमेंट देखो आप, कॉर्नवालिस कह रहा है कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो कॉर्नवालिस के मित्र कौन थे इसमें? मराठे और निजाम थे। और शत्रु को कमजोर कर दिया। शत्रु कौन थे? टीपू सुल्तान था। और इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी भी थे। टीपू कमजोर तो फ्रांसीसी भी कमजोर, और निजाम मराठे मजबूत नहीं हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलो स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे कोई स्टेटमेंट आते हैं तो उसको बस ठीक से ब्रेक करके समझा जाता है कि इसमें कहने का मतलब क्या है। तो सिंपली आपसे कहा जाए कि मान लो तृतीय मैसूर युद्ध का राजनीतिक परिणाम क्या होगा, आर्थिक परिणाम क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने पलासी की लड़ाई में आपको बताया था, याद है सभी को? हम जिस क्षेत्र को जीतते हैं उस क्षेत्र में अंग्रेजों का क्या होता था? राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान होती थी। किसी न किसी रूप में वहां के प्रशासन पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता था, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा भी उससे बढ़ती थी। आर्थिक रूप से क्षेत्र मिलता था, राशि मिलता था, व्यापारिक सुविधाएं मिलती थी। कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको। नॉर्मली भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से प्लान करना है या पढ़ना है। आप एक आइडिया रखिएगा, क्योंकि राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, जहां रिजल्ट आएंगे वहां हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। कारण परिणाम के सवाल बहुत होगा तो पीसीएस के किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, आईएएस में तो ऐसे सवाल नहीं बनते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस कभी भी मान लो सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो हम किसी भी सिचुएशन को, हम अपनी तैयारी ऐसे करते हैं कि कोई सिचुएशन हाथ से, कंट्रोल से बाहर न जाए। उस कॉन्सेप्ट के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। इंफॉर्मेशन आपके पास है ही। ठीक है, तो तीसरा मैसूर युद्ध हो गया। अब आप लिखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। हाँ, आप लिख लो 1799। एक ही वर्ष में ये निपट गया था मामला। ये अवधि जो है 1799 है इसकी। एक और पॉइंट लिख लो, टीपू सुल्तान की पराजय, इसी में लिखना है। टीपू सुल्तान की पराजय तथा श्रीरंगपट्टनम में युद्ध के दौरान ही टीपू की मृत्यु। श्रीरंगपट्टनम में युद्ध के दौरान ही टीपू की मृत्यु। टीपू कहता था गुलाम की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, टीपू कहता था कि भाई हम क्यों गुलामी करें अंग्रेजों की, इससे बढ़िया है कि लड़ते हुए हम क्यों ना, तो शेर की तरह क्यों ना साहसी जीवन जीना चाहता था। उसका अपना नजरिया था। इसी में एक पॉइंट और लिखो, मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण। अंग्रेजों का नियंत्रण तथा मैसूर का एक छोटा सा भूभाग, एक छोटा सा भूभाग वडयार वंश के उत्तराधिकारी को दिया गया। वडयार वंश के उत्तराधिकारी को दिया गया। अंग्रेज यदि किसी क्षेत्र को जीतते थे तो किसी न किसी रूप में पुराने शासक की परंपरा को बनाए रखते थे। जैसे मान लो बंगाल का विलय कर लिया तो कुछ न कुछ नवाब को पेंशन देते रहेंगे ताकि नवाब शांत बैठा रहे।
जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो अंग्रेजों को पता था कि हो सकता था कि विरोध आगे भी हो सकता है। तो अंग्रेजों ने वडियार वंश के किसी उत्तराधिकारी को खड़ा कर दिया कि भाई ये आपके शासक। वो चलते रहेंगे कि जब लगेगा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, अब उन्हें जो अंग्रेजों को लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी हटा देंगे फिर अंग्रेज। ठीक है। ऐसा मराठों में भी देखेंगे, ऐसा पंजाब में भी हम देखेंगे, जहां किसी न किसी वंश के उत्तराधिकारी को जीतने के बाद अंग्रेज तैयार करेंगे डमी के तौर पे, और फिर उसकी भी भूमिका समाप्त कर देंगे थोड़ी देर देर के बाद। तो ग्रेजुअल चलता था। दो लड़ाई में अंग्रेजों ने मैसूर की ताकत का अनुमान लगा लिया, तीसरे में निजाम मराठों को अपनी तरफ मिलाया, चौथे में भी मिलाया, सिचुएशन देखा और फिर फाइनली कब्जा किया। इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ का तटवर्ती इलाका पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। मद्रास अंग्रेजों का बेस था ही सुरक्षित हो गया। केरल के शासक डर गए, वो अंग्रेजों ऊपर निर्भर हो गए किसी न किसी तौर पे। केरल भी छोटे छोटे राज्य थे। और जैसे 1799 में युद्ध समाप्त हुआ, ऐसे में वेलेजली गवर्नर था, इसने निजाम को धमकाया, भाई तुमने 92 में जो लिया था और तुम्हें जो 99 में लेना था वो सब वापस करो, नहीं तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो निजाम शासक अयोग्य था, उसने वो डर गया, उसने कहा ठीक है सुरक्षा तुम देख लो, पूरी जिम्मेवारी तुम ले लो, मैं तुम्हारे अधीन। उसने अधीनता मान ली, निजाम डर गया। तो टीपू के पराजय होते ही निजाम का विकेट अंग्रेजों ने निकाल लिया। तो ये दक्षिण में तीन शक्ति थे, अब रह गए मराठे। तो मराठों के साथ मैं अलग से आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों मराठों का संबंध कैसा था। तो चार वॉर 67, 80, 84, 90, 92, 99। कोई सवाल किसी को पूछना हो इसमें, लॉजिकल हो, जरूरी हो, तब। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई भी सवाल हो आपके मन में, आप तुरंत पूछिए।